तो हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम लोग देख रहे थे अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और इस पार्ट में हमें न्यूक्लियोइड जो है टॉपिक हमें देखना था। हम प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे थे और प्रोकैरियोटिक सेल में ही ये एक ऑर्गेनल आता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक उनके साइटोप्लाज्म में एक डार्क स्पॉट जैसा बड़ा एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसकी कोई डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है। तो उस डार्क स्पॉट को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये प्रिमिटिव फॉर्म है किसका? न्यूक्लियस का, और इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस जो दिखता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में ही दिखता है। इसके बारे में अगर देखें तो इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए जिसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी नॉन मेम्ब्रेनस है। तो एक्चुअली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जो न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस आता है वो न्यूक्लियस का डिफरेंस नहीं होता, वो डिफरेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही न्यूक्लियस की बाउंड्री बनाती है और न्यूक्लियस की बाउंड्री को वेल डिफाइन करती है, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियस की पोजीशन और उसके एरिया को, उसका जो वॉल्यूम है, उसका बाउंड्री है, उसको डिमार्केट कर पाते हैं। तो न्यूक्लियोइड में नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए होता है। जीनोमिक डीएनए मतलब ये बाइनरी फिजन से जब डिवाइड करेगा तो अगली जनरेशन में जो जीनोम जो जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल जाएगा, वो न्यूक्लियोइड का ही जेनेटिक मटेरियल जाएगा, न्यूक्लियोइड ही डिवाइड होके जाएगा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें इस जीनोमिक डीएनए के अलावा, हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी मिलता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ये हमें यूकैरियोट में भी कहीं मिलेगा, और कहाँ मिलेगा वो हम याद रखेंगे, उस पॉइंट को देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी जो जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड में है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जीनोमिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिखता है और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, और फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी कुछ एक्सटर्नल जो है कैरेक्टर देखने को मिलता है इस प्लाज्मिड की वजह से, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेजिस्टेंस पाया जाता है, वो रेजिस्टेंट का जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का जो रेजिस्टेंट जीन है वो प्लाज्मिड में ही प्रेजेंट होता है। इसकी डिटेल हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। और प्लाज्मिड में जिस तरह का रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है उसी तरह के एंटीबायोटिक्स के लिए ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो सेल ऑर्गेनल इन प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो क्या क्या सेल ऑर्गेनल हमें दिखता है। अगला सेल ऑर्गेनल फ्लैजुला। फ्लैजुला हमें ये टेल लाइक, लॉन्ग टेल लाइक जो या लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम फ्लैजुला कह रहे हैं। सो these are thin filamentous extension from the cell wall of motile bacteria। मोटाइल बैक्टीरिया जो मूवमेंट कर सकते हैं उनकी सेल वॉल से पतले फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरीड इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इनका नंबर और इनका अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। किसी में जो है एक सिंगल फ्लैजुला पाया जाता है तो किसी में टफ्ट ऑफ फ्लैजुला मिलता है, और ये टफ्ट ऑफ फ्लैजुला जो हमें मिलता है जिसे पेरीमीटर में अगर पूरे में मिलता है तो उसे पेरिट्रिकस कहते हैं। पूरे चारों तरफ अगर एक जैसा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल फ्लैजुला की अगर हम बात करें तो इनके 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो
लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। फिलामेंट जो हमें फ्लैजेला का मेन पार्ट जो बाहर से दिखाई देता है वो फिलामेंट ही है। नेक्स्ट आते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रिए। सो ये भी सरफेस पर पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि फ्लैजेला था एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला हुआ, वैसे ही अगर फिंगर लाइक अगर प्रोजेक्शंस दिखते हैं तो उन्हें फिम्ब्रिए कहा जाता है। और अगर सिंगल नीडल लाइक अगर प्रोजेक्शन दिखता है तो उसे पिलाई या पाइलस कहते हैं। तो सिंगल में से पाइलस कहा जाता है और प्लूरल में पिलाई कहते हैं। ये भी प्रोकैरियोट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता। तो कोई रोल नहीं होता तो कहाँ रोल होता है ज़रा देखते हैं। पिलाई जो है दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन पाइलिन। ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी वजह से नाम इनका पिलाई पड़ा है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये रिप्रोडक्शन के समय एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के समय कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में ये हेल्प करते हैं। और पिलाई सो दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। और दूसरा फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ब्रिस्टल भी बोल सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक fibers sprouting out of the cell in some bacteria. They help to attach the bacteria to the rock and streams and to host tissue. तो ये जो हम देख रहे हैं फिम्ब्रिए का फंक्शन आ जाता है अटैचमेंट, और फ्लैजेला का मूवमेंट, पिलाई का कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, और फिम्ब्रिए जो है फंक्शन परफॉर्म करता है किसमें, अटैचमेंट के लिए। ये किसी हार्ड सरफेस या होस्ट की सेल से अपने आप को अटैच करने में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है और सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इन सारी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। सो राइबोसोम आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। ऐसे कुछ एक सेल ऑर्गेनल सेल में पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनमें से एक राइबोसोम है। अभी हम आगे चल के सभी की बात करेंगे कि कौन कौन से मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो राइबोसोम इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल और सेल में पाया जाने वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज। इनका साइज 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। कोई भी राइबोसोम है उनकी 2 सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो पाया जाता है वो होता है 70S टाइप का राइबोसोम, और 70S टाइप के राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। और जब ये दोनों यूनिट एक साथ जुड़ जाती हैं तो ये 70S राइबोसोम कहा जाता है, और 70S राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम बना होता है, 2 कंपोनेंट इसके पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये दोनों चीज़ों से बना होता है। और S जो हमने वर्ड यूज़ किया कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, तो S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, एक मेजरमेंट है जो साइज़ और डेंसिटी को मेजर करता है, साइज़ और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो हम यूज़ करते हैं जनरली राइबोसोम की आइदर यूनिट्स के साथ यूज़ करते हैं, चाहे स्मॉलर यूनिट हो लार्जर यूनिट हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले राइबोसोम की। तो 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मिलता है, उसकी 2 सब यूनिट 50S और 30S पाई जाती है। काम क्या करता है राइबोसोम, तो इसके फंक्शन की बात करें, सो इट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सो
सेवरल राइबोसोम्स कैसे ट्रांसलेशन ये करता है, इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम देखना है। डायग्राम में देखें कि जो राइबोसोम होता है उस पर एक जो है, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल ग्रूव एक प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल ग्रूव में मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। ठीक है, कौन अटैच होता है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि ईच कोडॉन प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए कोड्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। और उन कोडॉन को कौन रीड करता है? रीड करता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम से अटैच होता है तो उस पर आता है टीआरएनए। टीआरएनए उस मैसेंजर आरएनए में पाए जाने वाले कोडॉन को रीड करता है और उसी कोडॉन के अकॉर्डिंग जिस अमीनो एसिड का कोड है उस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से वो लेकर आता है और वहाँ पर वो अटैच करता है मैसेंजर आरएनए पे। फिर उसके बाद वाला जो कोडॉन है उसको एक दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए रीड करता है और फिर पहला जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अपने अमीनो एसिड को सेकंड या नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए पर जो है शिफ्ट कर देता है और इसीलिए उसका नाम ट्रांसफ़र आरएनए पड़ा। इसकी डिटेल हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे। अभी बस ये है कि इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है? अभी हमने देखा कि एक ट्रांसफ़र आरएनए ने अपना अमीनो एसिड दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए के अमीनो एसिड पर शिफ्ट कर दिया और ऐसे ही कंसिक्वेंट करते जाएंगे, सीक्वेंशियल वे में करते जाएंगे। तो जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए की रीडिंग होती जाएगी, बाद में आने वाले ट्रांसफ़र आरएनए पर अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन मिलती जाएगी और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज़ नोन एज प्रोटीन। तो जैसे जैसे ये अमीनो एसिड की चेन ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो राइबोसोम इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मैसेंजर आरएनए से कई राइबोसोम अटैच होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इफ़ वी फाउंड several ribosomes attach with a single messenger RNA then it is known as polysome या polyribosome। तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखना। राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोम है या जो पॉलीसोम का राइबोसोम है ये हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कोडॉन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है भाई? दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी है जो नॉन मेम्ब्रेनस है और स्टोर्ड मटेरियल है। सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। जो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ आसानी से दिखाई देता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या क्या दिखता है? जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और गैस वैक्यूल भी मिलते हैं। गैस वैक्यूल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही ये गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल का ही एडवांस वर्जन, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं और सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का एक डेफिनेट फंक्शन हमें मिलता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम यूकैरियोटिक सेल का। तो हमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और इनके सेल के अंदर हमें छोटे छोटे कई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं जिनकी वजह से हम इन्हें यूकैरियोटिक सेल कंसिडर कर रहे हैं। सो दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। इनमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन गिव क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से इनका साइटोप्लाज्म में कई सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं
और सभी कंपार्टमेंट का अलग फंक्शन देखने को मिलता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनका जो साइटोस्केलेटन है यानी इंटरनल जो सेल का फ्रेम जो बनता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेगा अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनल, जैसे हम ये डायग्राम एक देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का डायग्राम है और प्लांट सेल के इस डायग्राम में हमें बहुत सारे अलग अलग जो है लेबलिंग दिख रही है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग। लेकिन जो कॉमन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल हैं उनकी लिस्ट हम देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसके अलावा एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मिलता है, यानी सेल के अंदर ही मेम्ब्रेन्स का बना हुआ सिस्टम, जिसमें 4 सेल ऑर्गेनल हमें मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम या वैक्यूल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये भी हमें सेल ऑर्गेनल्स में मिलते हैं, जो सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर हमें सेल वॉल दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। सेल वॉल में हमें कुछ ऐसे पोर्स दिख रहे हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। हमें एक बड़ा वैक्यूल दिख रहा है और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ को, एक किनारे की तरफ को, सेंटर पर प्रेजेंट नहीं है, सेंटर से थोड़ा डेविएट हो गया है, अपने सेंट्रल पोजीशन से डेविएट पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, हमें पेरोक्सीसोम दिख रहे हैं, नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में याद रहे। गोल्जी अपैरेटस भी दिख रहा है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल भी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, मिडिल लैमेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वो सेल ऑर्गेनल हैं जो हमें यूकैरियोटिक सेल की प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो है उसके 2 टाइप, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पर हमने पहला जो डायग्राम लिया है वो प्लांट सेल का। तो ये भी याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल 2 तरह की होती है, प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। वहीं दूसरा ये डायग्राम हम एनिमल सेल का आपसे शेयर कर रहे हैं। एनिमल सेल की डायग्राम को देखें तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर माइक्रोविलाई दिख रहे हैं, यहाँ पर सेल वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है। सेंट्रियोल दिख रहा है जो अभी प्लांट सेल में नहीं था। पेरोक्सीसोम यहाँ पर भी दिख रहा है, गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यहाँ पर हमें सेंटर में दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा सा प्लांट सेल से ज़्यादा दिख रहा है और होता भी है क्योंकि इनमें एनर्जी का प्रोडक्शन प्लांट सेल से ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट प्लांट सेल से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस की सेंट्रल पोजीशन, न्यूक्लियोलस, हाँ इसमें हमें कोई ऐसा बड़ा वैक्यूल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम को जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं इनको नोट करिएगा और नोट करके आप ज़रा ध्यान लगाइएगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि ज़रा प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताइए, एटलीस्ट 10 डिफरेंसेस जो आप इन डायग्राम को देखकर बता सकते हैं। हाँ, एक और डिफरेंस मुझे जो दिख रहा है कि माइक्रोविलाई का प्रेजेंस मुझे एनिमल सेल में दिख रहा है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जा रहा था। और एक और बात है कि एनिमल सेल का साइज़ कंपैरेटिवली प्लांट सेल से कम होता है एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेल, यानी जिस सेल का साइज़ बड़ा होगा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी और जिस सेल का साइज़ कम होगा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और छोटे साइज़ की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। आपको डायग्राम आपको जो है इसका आंसर सेट करने में, एक डिफरेंस सेट करने में हेल्प करेगा, तो इसका डिफरेंस ज़रूर बना लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेल ऑर्गेनेल की तरफ, जो अभी हमने लिस्ट देखी थी और उस लिस्ट को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। पहला सेल ऑर्गेनेल जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसे हम कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, लेकिन जो एक आइडियल जो टर्म है वो सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। और ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नॉट बाउंड, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और लगभग सभी लिविंग सेल में पाई जाती है और प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री बनाती है। सो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर कोई सेल डेड हो जाए तो उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। तो केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसी show that cell membrane is composed of lipid, bilayer, protein and carbohydrate। मैंने आपसे बोला कि bilayered होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो bilayered इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। ठीक है, कॉन्जुगेट लिपिड है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, और साथ ही इसमें प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। जो येलो कलर के जो ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं वो प्रोटीन है, और उनसे नीचे जो ब्राउन कलर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अंदर की तरफ, और लिपिड है। जो येलो कलर का ग्लोब्यूल जैसे दिख रहे हैं वो लिपिड है, और लिपिड से फॉस्फेट ग्रुप अंदर की तरफ, और ब्लू कलर में जो हमें बाहर दिख रहे हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और डबल मेम्ब्रेन हमें फॉस्फोलिपिड की दिख रही है। हाँ, मेम्ब्रेन के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है, बाहर की तरफ हमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट केवल बाहर की तरफ मिल रहा है, और साथ ही ग्लाइकोप्रोटीन भी मिल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जहाँ प्रोटीन से अटैच है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है, और जहाँ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड बना रहा है। साथ ही हमें एक चैनल प्रोटीन भी मिल रहा है। ये बेसिक डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। इस डायग्राम को भी हम डिटेल में भी देखेंगे, क्यों ऐसा डायग्राम है और कैसे ये डायग्राम इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है, इसको भी समझते हैं। तो लिपिड जो कि मेनली फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं, हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल। इसमें आउटर पोलर हेड पाया जाता है और इनर हाइड्रोफोबिक टेल। लिपिड जो फॉस्फोलिपिड में बोल रहा हूँ बाइलेयर्ड है, तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लिपिड पार्ट होता है, और दोनों तरफ से सेंटर की तरफ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ऐसा इसलिए कि फॉस्फेट ग्रुप इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और इसलिए ये दोनों तरफ से वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए दोनों तरफ से ये सेंटर की तरफ होता है। और जो लिपिड पार्ट है इट इज़ हाइड्रोफिलिक, तो ये दोनों बाहर की तरफ भी होता है और अंदर की तरफ भी होता है। और वो यहाँ पर लिखा है, सो द नॉन पोलर टेल कौन सी है? नॉन पोलर टेल है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो ये प्रोटेक्ट होता है एक्वस एनवायरनमेंट से, और इस तरह के अरेंजमेंट को एम्फोटेरिक अरेंजमेंट, याद नोट कर लेना, एम्फोटेरिक अरेंजमेंट, जिसमें लिपिड बाहर की तरफ पोलैरिटी में और फॉस्फेट ग्रुप अंदर की तरफ नॉन पोलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो चैनल प्रोटीन है इसी को हम यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं, इसी को कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। और जो बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लोबुलर प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन हम कह रहे हैं, ये अलग अलग प्रोटीन हैं जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। आगे बढ़ते हैं, तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल। वैसे तो इनका रेशियो अलग अलग सेल्स में वेरी करता है, लेकिन अगर एक ह्यूमन आरबीसी को हम आइडियल सिचुएशन माने तो 52% जो है वो प्रोटीन मिलता है और 40% इसमें जो है वो लिपिड मिलता है। अबाउट 10% 10 to 15% जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और
1 और 2% हमें इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये परसेंटेज भी आप नोट कर लीजिएगा। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप। तो इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसे पाए जाते हैं? तो दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पार्शली और टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में, जिन्हें कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। और पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की केवल सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ये डायग्राम हम देखें, और इस डायग्राम में हमें ऊपर जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड जो है लिपिड पार्ट है, और उसके पीछे हाइड्रोफोबिक टेल जो है फॉस्फेट ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और दोनों मिलकर फॉस्फोलिपिड। और इस मेम्ब्रेन में लिपिड हमेशा हमें बाहर की तरफ यानी पेरिफेरल पार्ट में दिखेगा, चाहे बाहर की पेरिफेरी हो या अंदर की पेरिफेरी हो। और फॉस्फेट ग्रुप हमें दोनों तरफ से इनवर्ड मिलेगा। और यहाँ पर आगे बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल भी हमें दिख रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड भी हमें दिख रहा है, और इंटीग्रल प्रोटीन भी दिख रहा है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शन को लेकर और इसके स्ट्रक्चर को लेकर। तो जो सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चर दिया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में। और इस स्ट्रक्चर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस कैसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहली बात इन्होंने बताई इनके फंक्शन क्यों ऐसा है, फंक्शन को बेस बनाकर ही इन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए। और फंक्शन ये था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ फाउंड टू बी सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मिलती है। तो कैसे मिलती है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले की अगर हम बात करें, इस पे आने से पहले की अगर हम बात करें, तो इससे पहले एक सैंडविच मॉडल दिया गया था डेलियन और डेविसन के द्वारा। उसके बाद एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। लेकिन ये दोनों मॉडल जो है परमिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इन दोनों मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो किया गया वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो बेसिक बातें थी कि बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, और उसके आउटर और इनर साइड पे पेरिफेरल प्रोटीन मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द बाइलेयर लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड लेयर, और इन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन से होते हुए जो सब्सटेंस है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी परमिबिलिटी मेंटेन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड जैसा नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो ओवरऑल बाइलेयर है और उसमें लेटरल मूवमेंट हो सकता है किसका, प्रोटीन का। ये ठीक वैसा ही जैसे ओशन में आइसबर्ग तैरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई देते हैं फ्लोटिंग इन द आइसबर्ग ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन which appears as floating in the ocean of lipid। तो प्रोटीन वो आइसबर्ग के समान है और लिपिड उस ओशियन के समान है जिसमें आइसबर्ग फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। तो लेटरल मूवमेंट हमें पेरिफेरल प्रोटीन में मिलता है, और फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है उसमें भी लेटरल मूवमेंट मिलता है। आगे हम एक और पॉइंट इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो ये जो मेम्ब्रेन के मूव करने की, फ्लोट करने की जो एबिलिटी है, इसी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। और फंक्शन की अगर हम बात करें और इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो दो पॉइंट पे मैं यहाँ डिस्कस और करना चाहूँगा। वापस आता हूँ मैं इनके पॉइंट्स पर कि परमिएबिलिटी की बात इन्होंने करी, और इन्होंने बताया कि जो चैनल प्रोटीन होते हैं इनकी वजह से ये परमिएबल हो पाते हैं। ये कैरियर या टनल प्रोटीन भी इन्हें कहा जाता है।
और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आया कि जो लिपिड की लेयर है इट कैन इन्वर्ट, ये अंदर की बाहर और बाहर की अंदर की तरफ पलट सकती है, जिसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो लिपिड में या बोला जाए फॉस्फोलिपिड में हमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखता है, लेकिन प्रोटीन में हमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं मिलता है। या ऐसा भी बोला जाए कि लेटरल मूवमेंट तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों में पाया जाता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज ओनली फाउंड इन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट केवल बाहर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिक होती है। ठीक है, केवल कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, पेरिफेरल प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन, कोलेस्ट्रॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी वजह से भी ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये हमें जो है एसिमेट्रिक मिलता है, क्योंकि अंदर और बाहर एक जैसा डिपोजिशन सब्सटेंसेस का नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आते हैं इनके ट्रांसपोर्टर को लेकर, और जो हमने बोले कि जो चैनल या जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो टनल प्रोटीन है, वो कितने तरह के होते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन करने के लिए जो है चैनल्स पाए जाते हैं, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस की चेंज होने पर खुलते और बंद होते हैं और आयंस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सिम्पोर्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराते हैं, और एंटी पोर्टर भी होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराते हैं। और फंक्शन की बात करें अगर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है? इन्हीं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की वजह से। अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होते हैं, अलग अलग आयंस के लिए परमिएबल होते हैं, और ये एक सर्टेन तरह के मॉलिक्यूल और सर्टेन तरह के आयन के ही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल बन पाती है। दूसरा, ड्यू टू फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ये भी कुछ और फंक्शन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखे जाते हैं, नोट कर लेना। सेल की ग्रोथ कराना, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करना, सिक्रीशन में हेल्प करना, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, ये भी हमें फंक्शन मिलते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। इनको नोट कर लीजिएगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। अब इस सेल में अगर हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती या एटीपी खर्च नहीं होता, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी खर्च होती है और एटीपी के फॉर्म में खर्च होती है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट कराने के लिए अलग अलग तरह के कैरियर प्रोटीन या टनल प्रोटीन होते हैं। तो कैसे होते हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट आता है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, इस डायग्राम को देखते हैं और इस डायग्राम से हमें ये आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये दो तरह से होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो केवल कॉन्सेंट्रेशन में आने वाले डिफरेंस की वजह से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और इसमें किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं दूसरा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इससे जो है कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल बन जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जहाँ एनर्जी खर्च होती है, इसके एग्जाम्पल हमें मिलते हैं पंप, जो भी चाहे हम आयनिक पंप बोलें, चाहे हमारे घर में लगा हुआ एयर पंप हो या वाटर पंप हो, उन्हें चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या मैकेनिकल एनर्जी चाहिए।
वैसे ही जितने भी पंप हैं तो ये एटीपी यूज़ करेंगे, और पंप से होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे डायग्राम में ये पैसिव लिख गया है, इसको ये एक्टिव कर लीजिएगा। 3 डॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो पंप के द्वारा होता है और इसमें एनर्जी या एटीपी खर्च होती है। जहाँ भी हम पंप की बात करेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और उस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या लिखा है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम, दैट इज यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस के अलोंग ही मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। ये दो तरह का, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये जो कि हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ऑस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ वाटर बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसका एक एग्जांपल है। वहीं पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट के हो जाते हैं, जिनमें कोई भी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो पोलर पार्टिकल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस तरह के डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है, जिसमें हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें सो पंप जिसके एग्जांपल हैं, और पंप चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। और जब किसी चीज़ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ले जाना हो तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो हम नर्वस कंडक्शन में जो है न्यूरोलेमा में हमें देखने को मिलेगा, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका फंक्शन हम देखेंगे नर्वस कंडक्शन में। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, और मैं बेसिक अभी बात करूंगा सेल वॉल की, जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या क्या एप्लीकेबल है? इट इज़ अ नॉन लिविंग, तो सेल वॉल जो है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स एंड ऑल्सो बैक्टीरिया। तो हम प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फंजाई और प्लांट्स की सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी की सेल वॉल की बात करें सो इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टान्स, मैनान्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एल्गी में अलग अलग तरह के एल्गी हैं, जिनमें अलग अलग हमें सेल वॉल में थोड़ी सी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की, तो यहाँ पर हमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन मिलता है सेल वॉल में, और यही है वो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं प्लांट सेल की सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता हुआ, और ये प्लांट सेल की सेल वॉल दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर्स, और सेलुलोज फाइबर बने होते हैं मैक्रोफाइब्रिल के। मैक्रोफाइब्रिल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, और माइक्रोफाइब्रिल में चेन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल हमें मिलता है, जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, बीटा डी ग्लूकोज, जो कि सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। आगे बात करें अगर सेल वॉल की, तो हमें इसमें सेलुलर जंक्शन भी दिखते हैं, लेकिन सेलुलर जंक्शन से आने से पहले हम सेल वॉल की लेयर की बात कर लें। तो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, जब कोई न्यूली फॉर्म कोई सेल हो, नई बनी हुई कोई सेल हो, तो उसमें जो यंग सेल में हमें केवल सेल वॉल की एक लेयर मिलती है, जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। जब ये ग्रो करती है, मैच्योर होती है, तो उसके प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ जो है एक और सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। याद रखिएगा,
प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है और उसके बाद अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। और अगर हम कंपैरिजन करें, दो एडजेसेंट सेल्स हैं, उनकी प्राइमरी सेल वॉल है, उनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि मिडिल लैमेला होता है। और मिडिल लैमेला एक लेयर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना, कैल्शियम पेक्टेट। और ये नेबरिंग सेल की वॉल को ग्लू करता है, एक साथ बांध के रखता है। एंड इट ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो यहाँ इस डायग्राम में हमें प्लाज्मोडेस्माटा वो पोर्स दिख रहे हैं जो दो अगल बगल की सेल वॉल्स के बीच हमें मिल रहे हैं, और हैं ये पोर्स प्रेजेंट है जिससे एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है और इन्हीं से होते हुए सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल या एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर पाते हैं। फंक्शन की बात करें अगर सेल वॉल की, सो इट गिव शेप टू द सेल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है तो सेल को शेप देता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। नॉन लिविंग है तो इस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह भी जनरली इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते, तो ये सेल को इन्फेक्शन से भी बचाता है। इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल के दूसरे सेल से इंटरेक्शन को भी ये हेल्प करता है। इट एक्ट एज बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ये एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे नॉन रिक्वायर्ड सब्सटेंस बाहर से सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे, और इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को हम अपने अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को डिटेल में देखेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं।